देखिए, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को कोई कहावत यदि भली भांति बयान कर सकती है तो वो है कोड़ में खाज होना। पाकिस्तान अभी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दर्द महसूस कर ही रहा है कि उसके सबसे बड़े प्रांत, उसके सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी। बलूच नेता मीर यार बलोच ने अपने लोगों पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से की जा रही हिंसा, अपहरण और मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऑफिशियल ऐलान कर दिया और इसी के साथ ही उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करी है कि उनका समर्थन किया जाए। मीर यार बलोच, जिन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने, अपनी करेंसी और पासपोर्ट के लिए अरबों रुपयों का फंड मांगा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी देश को एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता देने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या ये मान्यता देना वाकई इतना इजी हो सकता है। बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर स्थापित होने के लिए आखिर बहुत कुछ साबित भी तो करना होगा, बहुत कुछ करना भी तो होगा, लेकिन सबसे पहले कि बलूच आज़ादी चाहता क्यों है, इसे समझना ज़रूरी है। उसके पीछे की एक कहानी है, उसका अपना एक इतिहास है, उसकी अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44%, लेकिन यहाँ की आबादी पाकिस्तान की महज 5% है। खनिज संपदा से भरपूर है ये इलाका। पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस जैसे कि सोना, कोयला, तांबे का ये मुख्य सोर्स है। फिर भी बलूचों का दावा है कि उन्हें उनके ही सोर्सेस से वंचित रखा गया है। अब वर्षों से बलूच समुदाय शिकायत करता आया है। शिकायतें जैसे कि पाकिस्तान में उनकी राजनीतिक भागीदारी ना के बराबर है। शिकायत जैसे कि संसाधनों का दोहन होता है, लेकिन फायदा कहीं और जाता है। शिकायत जैसे कि शायद सबसे गंभीर बात हो सकती है वो कि बलूच क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन। अब बलूच कार्यकर्ताओं, छात्रों और नेताओं के गायब होने, फर्जी एनकाउंटर्स और हत्याओं के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस मुद्दे पर चिंता भी जताई है। अब बलूचिस्तान में कई उग्रवादी संगठन भी सक्रिय हैं, जैसे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट संगठन जो आजकल काफी ज्यादा ही चर्चाओं में रहता है वो है BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट। ये संगठन खुलकर पाकिस्तान से स्वतंत्रता की आज की डेट में मांग करते हैं और पाकिस्तान इन पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता है। लेकिन बलूच एक्टिविस्ट मानते हैं कि ये उनके आत्मरक्षा और आत्मनिर्णय की लड़ाई है। बलूच नेताओं का यह भी आरोप है कि 1948 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान को जबरन विलय कराया गया, उसका जबरन विलय कराया गया था और उस समय बलूचिस्तान के कुछ हिस्से जैसे कि खान ऑफ कलात खुद को स्वतंत्र रियासत मानते थे और वो कहते हैं कि ये विलय पाकिस्तान द्वारा एक तरफा और सैन्य दबाव नहीं किया गया। अब हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलोच ने एक बड़ी घोषणा कर दी। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र देश है। मीर यार ने भारत से अब नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी है। यह अपील UN से भी की गई है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में डिक्लेयर किया जाए और करेंसी और पासपोर्ट सिस्टम के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद अवेलेबल करवाई जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी क्षेत्र का खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना क्या ये काफी होता है? तो इसका जवाब है नहीं। बलूचिस्तान के नेता ने भले ही अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से अलग हिस्सा बताकर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया हो, लेकिन इतना भर करने से देश अलग नहीं हो जाता। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के कुछ मुल्कों के बारे में जानना होगा जिन्होंने खुद को स्वतंत्र तो घोषित कर रखा है लेकिन उन्हें अलग देश नहीं माना जाता। तो बलूचिस्तान के नेता ने भले ही अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से अलग हिस्सा बताकर स्वतंत्र देश
घोषित कर दिया हो, लेकिन इतना भर करने से बलूचिस्तान अलग देश नहीं बन जाएगा। तो जैसा हम ब्रेक में जाने से पहले भी कह रहे थे कि इसे समझने के लिए दुनिया के कुछ मुल्कों के बारे में हमें जानना होगा जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट तो डिक्लेयर किया, लेकिन उन्हें अलग देश नहीं माना जाता है आज की डेट में। तो सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है सोमाली लैंड का। आइए आपको भी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे ये अलग देश अपने आप को तो कहता है लेकिन है नहीं। दरअसल पूर्वी अफ्रीका में सोमाली लैंड इलाका खुद को एक स्वतंत्र देश कहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग देश नहीं माना जाता। सोमाली लैंड सोमालिया का हिस्सा है, जिसने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था। सोमालीलैंड में लोकतंत्र का शासन है और चुनाव भी होते हैं। यहाँ के लोग सोमालिया के मुकाबले तेजी से समृद्ध भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने अब तक सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है। सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र ने भी अलग देश होने की मान्यता नहीं दी है, इसलिए घोषणा के बावजूद भी सोमालीलैंड एक अलग देश के रूप में गिना नहीं जाता है। तो ये तो था सोमालीलैंड का एग्जाम्पल, लेकिन बलूचिस्तान का मामला तो और भी कॉम्प्लेक्स है, जहां पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का 44 सालों से हिस्सा रहा है, और उससे अलग होकर एक नया देश वो बने। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई दशकों से चल रही है और पाकिस्तान की सरकार और सेना का दमन बलूचिस्तान में बढ़ता ही गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे विद्रोही गुट पाकिस्तानी सेना से सालों से लड़ रहे हैं और हाल ही के सालों में ये लड़ाई तेज हुई है। बलूचिस्तान के नेता मीर बलोच ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र की आज़ादी की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की अपील की है, ताकि बलोच लोगों को पाकिस्तान से आज़ाद कराया जा सके। लेकिन मीर बलोच के आज़ादी के दावों के बावजूद ये तथ्य है कि बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए यूएन की मदद और दुनिया की प्रमुख शक्तियों का तो साथ चाहिए, जैसे कि कोसोवो के मामले में हुआ था। कोसोवो सर्बिया का स्वायत्त क्षेत्र है। सर्बिया यूगोस्लाविया के विघटन के बाद नए देश के रूप में सामने आया था। तो आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल आज़ादी के बाद सर्बिया के अंदर क्या हुआ कि कोसोवो क्षेत्र ने आज़ादी की मांग की, जिसे सर्बिया ने पूरी सख्ती से दबाने की उस वक्त कोशिश की थी। लेकिन दुनिया के ताकतवर मुल्कों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश कोसोवो के साथ खड़े थे। सर्बिया से कोसोवो को आज़ाद कराने संयुक्त राष्ट्र और नेटो की अगुवाई में सेना पहुंच गई। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन में देशों के बीच इस बात पर म्यूचुअल कॉन्सेंट बना कि किसी भी देश की सीमा में जबरदस्त कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर इधर यूएन ने ही किसी क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे रखा है और कोसोवो को लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्बिया से अलग होना देखना चाहते थे। तो इसे देखते हुए अमेरिका और यूएन ने बीच का रास्ता निकाला और कोसोवो को आज़ाद देश घोषित करने के बजाय उसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर वहां के लोगों को ज्यादा राइट्स दे दिए। लेकिन फिर भी कोसोवो ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर रखा है। अब आज की डेट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों ने तो कोसोवो को मान्यता दे रखी है, लेकिन यूएन उसे अलग देश हरगिज नहीं मानता। तो किसी क्षेत्र ने अगर खुद को अलग देश घोषित कर दिया और अगर यूएन ने उसे मान्यता नहीं दी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र को देश नहीं माना जाता। जब किसी आज़ाद घोषित क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र देश के रूप में मान्यता दे देता है और उसे यूएन की सदस्यता भी मिल जाती है, तो वो सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता का लाभ उठा सकता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना हो, मॉनेटरी फंड से, या फिर यूएन की संस्थाओं से ही वो मदद क्यों ना हो। हर काम के लिए यूएन की सदस्यता जरूरी होती ही है। हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित प्रांत है बलूचिस्तान। और हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अपील की है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। तो उन्होंने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है और संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र देश के लिए सहायता राशि और पहचान की मांग की है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान वास्तव में एक नया देश बन सकता है?
और यदि हाँ, तो इसका क्या भारत को समर्थन करना चाहिए? सबसे पहले यूएन की उस प्रोसीजर पर नज़र डालते हैं कि एक अलग देश जब बन जाता है कोई क्षेत्र, तो ऐसे में उसकी मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले क्षेत्र को यूएन महासचिव को एक आवेदन पत्र भेजना होता है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि क्षेत्र एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी कि संविधान का पालन करेगा। फिर दूसरा स्टेप होता है, संयुक्त राष्ट्र को आवेदन मिलने के बाद उसे सुरक्षा परिषद के पास भेजा जाता है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में कम से कम 9 सदस्य देशों का क्षेत्र के देश बनने के प्रस्ताव को समर्थन देना जरूरी होता है, यानी कि 9 सदस्यों का वोट करना जरूरी होता है। परिषद के 15 सदस्य देशों में से 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और अगर इनमें से किसी एक देश ने भी क्षेत्र के देश बनने के खिलाफ मतदान किया तो उसी वक्त आवेदन रद्द हो जाएगा। अगर आवेदन को मंजूरी मिल जाती है तो संयुक्त राष्ट्र में देश के लिए शामिल होने के लिए परिषद की सिफारिश को महासभा में ले जाया जाता है। महासभा में 193 सदस्य देश हैं और किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता पाने के लिए महासभा के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो ये तो हुई प्रक्रिया यूएन की। अब देखा जाए तो भारत के सामने एक मौका खुद के पास चलकर आ रहा है, खुद उन्हीं के पास ये मौका चलकर आ रहा है जो पाकिस्तान पर नकेल लगाने के लिए काफ़ी है। जो देश भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाकर नाक में दम करता है, उससे बदला लेने का भारत के पास बहुत बढ़िया मौका है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसे मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान को कमज़ोर करने में करना चाहिए इस्तेमाल? क्या भारत को बलूच स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्या प्रकृति 1971 को एक बार फिर दोहरा रही है? क्या आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल है कि भारत बांग्लादेश निर्माण की तरह पाकिस्तान को तोड़कर एक और आज़ाद मुल्क बलूचिस्तान का निर्माण करे? इसका उत्तर बिल्कुल हाँ में है। इतना ही नहीं, ये काम भी भारत की ओर से जल्दी होना चाहिए। यहाँ पर विशेषज्ञ मानते हैं क्योंकि बलूचों को मान्यता देने वाले देश में भारत का नाम पहले होना चाहिए। तो ऐसा केवल पाकिस्तान को परेशान करने के लिए जरूर नहीं है, बल्कि ये भारत का नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बलूचिस्तान को कभी भी स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया जाता है तो किसी देश को पहली मान्यता देनी होगी और भारत उस पहले देश की भूमिका निभा सकता है। अब इससे पाकिस्तान पर राजनयिक प्रेशर बढ़ेगा, उसे ये साफ संकेत मिलेगा कि भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक भी है। बलूच दूतावास को अनुमति देना, बलूच नेताओं के लिए मंच प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका पक्ष रखना, ये सभी कदम भारत को एक जिम्मेदार लोकतंत्र और पाकिस्तान के आतंक के जवाब में मजबूत खिलाड़ी साबित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है। लेकिन जब हम इस आवाज़ को, इस लड़ाई की बात करते हैं, इस आवाज़ की बात करते हैं, तो ये आवाज़ कोई नई नहीं है। लेकिन इस बार की जब बात होती है तो ये आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा संगठित है, बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश में है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक घोषणा है या वाकई ही आने वाले समय में नक्शे पर एक नया देश उभरकर सामने आएगा? फिलहाल सवाल तो कई हैं और जवाबों की तलाश अभी बाकी है।